नमस्कार, स्वागत है संसद समाचार में आप सभी का। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। सबसे पहले खबरें लोकसभा से। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को लेकर 2029 के लोकसभा चुनाव से लागू करने से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक शुक्रवार को संसद के निचले सदन में पारित नहीं हो पाया। सदन में संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 पर हुए मत विभाजन के दौरान इसके पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े। लोकसभा में किसी भी संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। सरकार ने इस विधेयक के साथ परिसीमन विधेयक 2026 और संघ राज्य विधि संशोधन विधेयक 2026 को भी सदन में चर्चा और पारित कराने के लिए रखा था, लेकिन उन्हें भी आगे नहीं बढ़ाया जा सका। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि विपक्षी इंडी गठबंधन किंतु परंतु और अगर मगर का उपयोग करके महिला आरक्षण का विरोध कर रहा है। उन्होंने महिला आरक्षण अधिनियम संबंधित संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026, परिसीमन विधेयक 2026 और संघ राज्य विधि संशोधन विधेयक 2026 पर सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि जो लोग परिसीमन का विरोध कर रहे हैं वे कहीं न कहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में बढ़ोतरी का विरोध कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने अलग अलग सीटों के बीच जनसंख्या के असंतुलन का हवाला देते हुए कहा कि ये परिसीमन से ही ठीक हो सकता है और विपक्ष को इसमें सहयोग करना चाहिए। अमित शाह ने कहा कि सबने सदन में बोला और वे महिला आरक्षण के पक्ष में हैं, लेकिन जब बारीकी से देखें तो इंडी गठबंधन के सदस्यों ने अगर मगर किंतु परंतु का उपयोग करके महिला आरक्षण का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी संसदीय क्षेत्र में 39 लाख की आबादी हो गई है तो कहीं 60,000। सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र में लोगों को अपना मुंह नहीं दिखा पाते। ऐसी स्थिति में कोई सांसद अपनी जिम्मेदारी का कैसे निर्वहन करेगा। उन्होंने कहा कि इसी बात को ध्यान में रखते हुए समय समय पर परिसीमन का प्रावधान किया गया है। अमित शाह का कहना था कि जब विपक्ष के लोग चुनाव में जाएंगे तो उन्हें महिलाओं के भारी विरोध का सामना करना पड़ेगा। इससे पहले चर्चा में भाग लेते हुए केंद्रीय मंत्री और जनता दल सेकुलर के नेता एचडी कुमारस्वामी ने महिला आरक्षण कानून में संशोधन के लिए लाए गए विधेयकों के संबंध में द्रमुक सदस्यों के तर्कों को भय फैलाने वाला बताते हुए शुक्रवार को कहा कि ये दक्षिणी राज्यों के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। कुमारस्वामी ने कहा कि कांग्रेस ने स्वतंत्र रूप से सोचने की क्षमता खो दी है और वो द्रमुक के विमर्श के अनुसार चल रहा है। उनका यह भी कहना था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूर्व में तर्क दिया था कि आरक्षण जातिगत जनसंख्या के अनुपात में होना चाहिए, लेकिन वो संसदीय प्रतिनिधित्व के मामले में इसे लागू नहीं करना चाहते। विधेयकों पर चर्चा में भाग लेते हुए केंद्रीय मंत्री और अपना दल एस की नेता अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा में सभी राज्यों की बराबरी में 50% सीटें बढ़ाने संबंधी गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर विपक्षी सदस्यों द्वारा जताई गई आशंकाओं को खारिज कर दिया और कहा कि सरकार इसका समाधान जरूर करेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री ने लोकसभा की मौजूदा सीट संख्या 543 के आधार पर ही 33% महिला आरक्षण लागू किए जाने की विपक्षी सदस्यों की मांग पर प्रश्न किया कि जब आपके पास मौका था तो आपने क्यों नहीं किया। उन्होंने समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव की ओर इशारा करते हुए कहा कि जो लोग आज जातिगत जनगणना के इतने बड़े पैरोकार बन रहे हैं, जब वे राज्य और केंद्र में सत्ता में थे तब उन्होंने जातिगत जनगणना कराने का निर्णय क्यों नहीं लिया। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि जाति जनगणना की प्रक्रिया चल रही है। 31 मार्च 2027 तक इसके आंकड़े भी आ जाएंगे और जो ये नहीं कर पाए हमारी सरकार ने करके दिखाया है। उनका कहना था कि दक्षिण भारत के राज्यों के कई सांसदों ने यह मुद्दा उठाया कि जिन दक्षिण राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण के दृष्टिकोण से बेहतर प्रदर्शन किया है उन्हें शायद सीटों का नुकसान हो सकता है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि महिला आरक्षण नियम में संशोधन से संबंधित विधेयक का महिला आरक्षण से कोई संबंध नहीं है, बल्कि भारत के चुनावी मानचित्र को बदलने का प्रयास है। उनका यह भी कहना था कि सरकार द्वारा जातिगत जनगणना को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि विपक्षी दल भारत के चुनावी मानचित्र बदलने में सहयोग नहीं कर सकते। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के भाषण को लेकर उन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पीसी सरकार का मैजिक शो या माइकल जैक्सन का डांस जैसा देखना था। उनका कहना था कि मुझे लगा कि आज नेता प्रतिपक्ष से माताओं बहनों के लिए कुछ सुनने को मिलेगा, लेकिन उन्होंने जो भाषण दिया तो मुझे लगा कि मैंने पीसी सरकार का मैजिक शो या माइकल जैक्सन का डांस देख लिया है। मैं भ्रमित हूं कि पीसी सरकार थे या माइकल जैक्सन। उन्होंने कहा कि लेकिन मुझे फिर याद आया कि आज 17 अप्रैल है। 17 अप्रैल 1987 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर बोफोर्स की कमीशन खोरी की पहली बार आरोप लगा था। निशिकांत दुबे ने कहा कि इसी दिन 1998 में सीताराम केसरी को हटाकर सोनिया गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी और 17 अप्रैल 1999 को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को क्रिश्चियन लॉबी के दबाव में गिरधर गमांग से वोट कराकर इस्तीफा दिलाया गया था। उन्होंने दावा किया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण के लिए इस लोकसभा में कानून लाया गया तो सपा के अनुसूचित जाति के एक सांसद को पीटा गया था।
निशिकांत दुबे ने जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि सोनिया गांधी जी ने कहा था कि जातिगत जनगणना संविधान के दायरे में नहीं है, हम इसका विरोध करते हैं। पी चिदम्बरम ने कहा था कि यह देश को विभाजित करेगी। उन्होंने यह भी दावा किया कि 2011 में सदन के नेता प्रणब मुखर्जी ने कहा था कि जातिगत जनगणना 1921 से नहीं हुई है, किसी भी कीमत पर नहीं होगी, तथा तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि हमारी सरकार रहे या जाए, हम ये नहीं करेंगे। जनता दल यूनाइटेड के नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने कहा कि ये तीनों विधेयक सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के दृष्टिकोण से लाए गए हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा महिलाओं के साथ न्याय को रोकने के लिए जो आनाकानी की जा रही है, उसे महिलाएं कभी माफ़ नहीं करेंगी। लल्लन सिंह ने दावा किया कि कांग्रेस किसी भी सामाजिक परिवर्तन के कदमों को रोकने का प्रयास करना चाहती है। उन्होंने प्रियंका गांधी के भाषण का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस की मंशा पहले सामने आ चुकी है। तेलुगु देशम पार्टी के लाबू श्रीकृष्ण देवरायलू ने कहा कि उनकी पार्टी विधेयक का समर्थन करती है। उनका कहना था कि आरक्षण चाहे 543 सीटों पर लागू हो या फिर अधिक सीटों पर, टीडीपी समर्थन करेगी। उन्होंने कहा कि सीटों की संख्या में जिस अनुपात में बढ़ोतरी हो रही है, उससे आंध्र प्रदेश का नुकसान नहीं होगा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने महिला आरक्षण अधिनियम में संशोधन के लिए सरकार द्वारा संसद पर लाए गए विधेयकों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि परिसीमन की कवायद राजनीतिक नोटबंदी साबित हो सकती है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि यदि भाजपा की नीयत अच्छी होती तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में 50% महिला आरक्षण लागू करे और प्रधानमंत्री का पद भी क्रमानुसार महिलाओं के लिए आरक्षित हो। सदन में संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 पर हुए मत विभाजन के दौरान इसके पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े और विधेयक निचले सदन में पारित नहीं हो पाया। और अब खबरें राज्यसभा से। राज्यसभा में मनोनीत सदस्य हरिवंश को शुक्रवार को उपसभापति निर्विरोध निर्वाचित किया गया। पत्रकारिता से राजनीति में आए हरिवंश का यह उपसभापति के रूप में तीसरा कार्यकाल है। हरिवंश के निर्वाचन के लिए केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जेपी नड्डा ने एक प्रस्ताव पेश किया, जिसका एस फानगोन कोन्याक ने समर्थन किया। प्रस्ताव को ध्वनिमत से मंजूरी दिए जाने के बाद हरिवंश तीसरी बार उपसभापति के लिए चुने गए। उपसभापति पद के लिए हरिवंश के पक्ष में कुल 5 प्रस्ताव पेश किए गए। प्रस्ताव पारित होने के बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने हरिवंश के उपसभापति चुने जाने की घोषणा की। इसके बाद सभापति ने सदन के नेता जेपी नड्डा और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से हरिवंश को उपसभापति की निर्धारित सीट तक ले जाने का आग्रह किया। दोनों नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में हरिवंश को उपसभापति की सीट तक पहुंचाया। ये सीट विपक्ष के नेता की सीट के समीप है। राज्यसभा के उपसभापति का पद हरिवंश का उच्च सदन में कार्यकाल 9 अप्रैल को समाप्त होने के बाद रिक्त हो गया था। इसके बाद उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया। हरिवंश ने 10 अप्रैल को उच्च सदन की सदस्यता की शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने हरिवंश को उपसभापति के पद पर उनके निर्वाचन पर बधाई दी। यह पहली बार है जब किसी मनोनीत सदस्य को उपसभापति चुना गया है। हरिवंश को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लगातार तीसरी बार राज्यसभा का उपसभापति चुना जाना अपने आप में इस बात का गहरा प्रमाण है कि सदन को उन पर कितना भरोसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सदन को अतीत में हरिवंश के अनुभव और सभी को साथ लेकर चलने के उनके प्रयासों से काफ़ी लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि हरिवंश के नेतृत्व में सदन की कार्यक्षमता में वृद्धि देखी गई है और वह न केवल सदन का संचालन करते हैं बल्कि अपने जीवन के अनुभवों को भी उससे समृद्ध करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने उम्मीद जताई कि उपसभापति विपक्ष का भी ध्यान रखेंगे और उन्हें अपनी बात रखने के लिए सदन में पर्याप्त समय देंगे। उन्होंने उम्मीद व्यक्त की कि अपने तीसरे कार्यकाल में हरिवंश लोकतंत्र को सशक्त बनाए रखने के लिए विपक्ष को अधिक महत्व देंगे। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि लोकसभा में उपाध्यक्ष का पद 2019 से रिक्त होना उनके लिए पीड़ादायक है। उन्होंने कहा कि आखिर यह पद 7 साल से रिक्त क्यों है, यह संविधान की भावना के विपरीत है। इससे पहले समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने हरिवंश के निर्वाचन के प्रस्ताव को पारित किए जाने के दौरान सदन से वॉकआउट किया। हरिवंश के समर्थन में कुल 5 प्रस्ताव पेश किए गए। पहला प्रस्ताव जेपी नड्डा ने पेश किया। दूसरा प्रस्ताव भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने पेश किया, जिसका बृजलाल ने समर्थन किया। तीसरा प्रस्ताव वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया, जिसका समर्थन सुरेंद्र सिंह नागर ने किया। चौथा प्रस्ताव जदयू सांसद और कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने पेश किया, जिसे आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा ने समर्थन दिया। रालोद सांसद और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी द्वारा दिए गए प्रस्ताव का शिवसेना सांसद मिलिंद मुरली देवड़ा ने समर्थन किया। विभिन्न दलों के सदस्यों ने हरिवंश को तीसरी बार उपसभापति चुने जाने पर बधाई दी और पीठासीन अधिकारी के रूप में उनके आचरण की सराहना करते हुए सदन में विपक्ष को अधिक अवसर देने का आग्रह किया। द्रमुक की ओर से तिरुचि शिवा वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सुभाष चंद्र बोस पिल्ले
अन्ना द्रमुक के एम थम्बीदुरई, राजद नेता मनोज झा, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, जदयू के संजय झा, बीआरएस के वद्यराजू रविचंद्र, माकपा सदस्य जॉन ब्रिटॉस, बीजेड के मानस रंजन मंगराज, राकपा के प्रफुल्ल पटेल, नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान, झारखंड मुक्ति मोर्चा के डॉक्टर सरफराज अहमद, जनता दल एस के एचडी देवगौड़ा, माकपा के पी संतोष कुमार, आईयूएमएल के अब्दुल वहाब, शिवसेना के मिलिंद मुरली देवड़ा, शिवसेना उद्धव भाऊ ठाकरे के संजय राउत, आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा, तेदेपा के मस्तान राव यादव बीधा, आम आदमी पार्टी के संदीप पाठक और राघव चड्ढा, असम गण परिषद के वीरेंद्र प्रसाद वैश्य और केसीएम सदस्य जोश मणि ने अपनी ओर से तथा अपनी पार्टी की ओर से हरिवंश को बधाई दी। सभापति राधाकृष्णन ने हरिवंश के तीसरी बार उपसभापति निर्वाचित होने पर बधाई दी और उनके कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हरिवंश का उच्च सदन के उपसभापति पद पर निर्विरोध निर्वाचन इस बात की प्रबल पुष्टि है कि उन्होंने सभी दलों का विश्वास और समर्थन हासिल किया है। राधाकृष्णन ने उन्हें निर्विरोध चुने जाने की सदन की सराहना की। उन्होंने कहा कि जीवंत लोकतंत्र में मतभेद स्वाभाविक और आवश्यक हैं, लेकिन ऐसे क्षण संस्थानों की गरिमा को और मजबूती और साझा प्रतिबद्धता दर्शाते हैं जब सदन एक स्वर में निर्णय लेता है। सभापति ने कहा कि राज्यसभा की अध्यक्षता करना आसान नहीं है, लेकिन हरिवंश ने इसकी जिम्मेदारी धैर्य, संयम और निष्पक्षता के साथ निभाई है। उन्होंने कहा कि नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए हरिवंश संसदीय कार्यप्रणाली की बारीकियों को समझने में मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत साबित होंगे। राधाकृष्णन ने विश्वास जताया कि हरिवंश आगे भी इसी समर्पण, निष्पक्षता और कर्तव्यबोध के साथ अपनी पद की गरिमा बनाए रखेंगे। नवनिर्वाचित उपसभापति हरिवंश ने सदस्यों को आश्वासन दिया कि वो सदन की गरिमा बनाए रखने, सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करने और कार्यवाही सुचारू रूप से संचालित करने की अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का हर संभव प्रयास करेंगे। सदस्यों द्वारा अभिनंदन किए जाने के बाद हरिवंश ने कहा कि मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि संसदीय नियमों, परंपराओं और संविधान की सीमाओं के भीतर रहते हुए मैं सदन की गरिमा बनाए रखने, सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करने और सदन का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। उन्होंने कहा कि संसद में स्वस्थ वैचारिक बहस की गुंजाइश है, लेकिन लोकतंत्र में किसी भी प्रकार की कटुता के लिए कोई स्थान नहीं है। अभिनंदन के बाद सभापति राधाकृष्णन ने हरिवंश को सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित किया। हरिवंश ने यह कहते हुए सदन की कार्यवाही को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया कि पहली बार जब उन्होंने कार्यभार संभाला था तब भी यही कार्य किया था। तो संसद समाचार में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।